गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतः प्रवाह की नदियाँ पढ़ेंगे, क्योंकि हमने नदियों के 3 पार्ट देखे थे। नदियों का वर्गीकरण हमने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जो हम देख चुके हैं। फिर हमने देखी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और अब हमारा थर्ड जो पार्ट है वो है अंतः प्रवाह की नदियाँ। अंतः प्रवाह का मतलब होता है कि ये कहीं जाकर मिलती नहीं हैं, कुछ दूर बहती हैं और बहने के बाद ये लुप्त हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि बरसात जब तेज़ आती है तो सारा छोटे छोटे नालों से मिलकर जो पानी होता है, या फिर जो हमारी कुछ नदियाँ होती हैं जिनका बहाव तेज़ हो जाता है, तो ऐसे करके छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कुछ दूर बहती हैं और उसके बाद ये लुप्त हो जाती हैं, कहीं जाकर ये मिलती नहीं है। तो उनको क्या कहते हैं? अंतः प्रवाह। यानी अंतः प्रवाह का मतलब होता है कि थोड़ी दूर में बही, वहीं वो समाप्त हो गई। तो उनमें कुछ नदियाँ थी, यानी कि हमारे अंतः प्रवाह की नदियाँ थी। स्टूडेंट्स, अभी जो आपका एग्ज़ाम है, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपसे नदियों के विषय में जो है 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हम जब करते हैं तो अंतः प्रवाह की नदी आपसे पूछ ली जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतः प्रवाह की नदी है। आपसे पूछ ली जाती है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं हमसे पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अंतः प्रवाह की नदी। और अंतः प्रवाह की नदी कौन कौन सी है? सबसे पहले जो सबसे बड़ी और सबसे फेमस नदी जो मानी जाती है अंतः प्रवाह की, वो मानी जाती है घग्गर नदी। ठीक है। अब घग्गर नदी में क्या है, कहाँ है, कहाँ से आती है, कितनी दूर बहती है? क्योंकि अंतः प्रवाह के तो बहुत ज़्यादा दूर तो बहेगी नहीं, कोई विशेष परिस्थितियों में जो है ये पाकिस्तान तक पहुँचती हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी या फिर घग्गर नदी जो है बाढ़ के टाइम में कहाँ तक पहुँचती है। 3-4 ऑप्शन थे, तो उनमें से फोर्ट अब्बास भी एक था जो कि पाकिस्तान में है। यानी बाढ़ की स्थिति में जो है घग्गर नदी पाकिस्तान तक चली जाती है। तो आज हम इसका उद्गम स्थल कहाँ है, इसका प्राचीन नाम क्या था, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम भी आपसे दे सकते हैं। तो घग्गर नदी नाम आते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि मृत नदी। ठीक है, घग्गर नदी मृत नदी। मृत नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन जब वैदिक काल था तो वैदिक काल में एक नदी थी सरस्वती नदी, क्योंकि वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। तो जो ये सरस्वती नदी थी, इस सरस्वती नदी की सहायक घग्गर नदी थी। आज सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जहाँ से सरस्वती नदी बहती थी वहीं से, उसी के पेट में से, उसी के रास्ते से घग्गर नदी बहती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मृत नदी कहा जाता है। और ये प्राचीन जो सरस्वती नदी थी उसकी सहायक नदी रही है, इसलिए इसे सरस्वती के पेट में बहने वाली नदी भी कहा जाता है। अब हम आते हैं इसका उद्गम स्थल। तो ये एकमात्र जो अंतः प्रवाह का मतलब यही होता है कि थोड़ी दूर निकली नदी, वहीं से निकली, कहीं झील उल से बरसात बारिश तेज हुई, झील भरी, वहाँ से नदियाँ निकली, थोड़ी दूर गई और ख़त्म हो गई। लेकिन ये एकमात्र नदी है हमारी घग्गर नदी, जो बाहर से आती है, राजस्थान में बहकर कुछ दूरी समाप्त हो जाती है। यानी बाहर से आकर राजस्थान में बहने वाली एकमात्र ये अंतः प्रवाह की नदी है। अंतः बाहर से जो नदियाँ आती हैं उनका बहाव क्षेत्र बहुत तेज होता है, तेज होने के कारण वो कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं। तो यही नदी है घग्गर नदी, इसीलिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट भी है। आपको बहुत ध्यान से इसकी चीज़ों को देखना है, पढ़ना है घग्गर नदी को। पहला तय कि इसको उद्गम स्थली कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है शिमला, जो है हिमाचल प्रदेश में शिमला, और शिमला में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो शिवालिक की पहाड़ियों से शिमला में घग्गर नदी निकलती है, यानी घग्गर शिवालिक से। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ। ये शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? शिमला में। ठीक है। दूसरा है कि प्राचीन समय में जो सरस्वती नदी है उसकी ये सहायक नदी थी, हम बात कर चुके हैं कि सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। तीसरा हमारा है कि राजस्थान के कितने ज़िलों में बहती है, राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों में बहती है। तो हनुमानगढ़ जो है, यानी ऊपर से ये आती है, और हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील जो है वहाँ पे ये प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। और हनुमानगढ़ में थोड़ी दूर जाके भटनेर का किला भी, हम किला पढ़ेंगे भटनेर का, तो भटनेर जगह है हनुमानगढ़ में जो थोड़ी सी दूर जाके वहाँ पे समाप्त हो जाती है। लेकिन जब बरसात का मौसम होता है, जब बाढ़ की स्थिति होती है, जब बरसात तेज़ होती है, तो फिर ये कहाँ? गंगानगर तक पहुँच जाती है। और गंगानगर तक कहाँ पे? सूरत और अनूपगढ़। ठीक है, तेज़ बारिश होती है
यानी वैसे जो ये आती है बहती है तो ये बहती है कहाँ तक, हनुमानगढ़ तक, भटनेर तक। वर्षांत होती है तो ये गंगानगर तक, गंगानगर के कहाँ तक चली जाती है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक। और फिर बाढ़ की स्थिति यदि इसमें आ जाती है तो फिर ये पाकिस्तान तक चली जाती है। तो लास्ट में कहाँ तक जाती है, फोर्ट अब्बास। ये फोर्ट अब्बास जो है ये पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ तक ये नदी क्या कहती है, बहकर जाती है। तो लास्ट स्टेज ये आपको शायद मालूम चल गई हो कि बाढ़ की स्थिति में कहाँ तक जाती है, फोर्ट अब्बास तक ये जाती है। 3 स्थितियाँ इसकी होगी। पहली है कि नॉर्मल स्थिति में हनुमानगढ़ तक, थोड़ी बारिश होती है तो गंगानगर तक, और यदि बाढ़ आ जाती है तो फिर ये पाकिस्तान तक बहती है। उसके सरस्वती नदी की पेट में बहती है, आपको बता ही दिया है, क्योंकि ये पहले सरस्वती की सहायक थी, फिर सरस्वती समाप्त होगी तो उसी रास्ते ये बहती है। सरस्वती का फैलाव ज़्यादा था, इसका फैलाव छोटा है तो उसके पेट में बहती है ये। उसके बाद इसका नाम जो है जो इम्पोर्टेंट है, मृत नदी। मृत नदी आपको बता ही दिया कैसे कि सरस्वती नदी जो हमारी समाप्त हो चुकी है और उसी में बहती थी, मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है। यानी 7 से 8 इसके फैक्ट हैं और ये फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि घग्गर नदी आती है तो इनसे बाहर आपसे कोई फैक्ट नहीं पूछेंगे। पहला तो है कि शिवालिक की पहाड़ियों से शिमला हिमाचल प्रदेश में है। प्राचीन समय में जो सरस्वती नदी थी उसी की सहायक नदी थी, उसी के पेट में ये बहती है, उसके पेट में बहने के कारण ये मृत नदी कहलाती है। और दूसरा है कि ये राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। वैसे तो ये हनुमानगढ़ तक ही बहती है, लेकिन जब तेज वर्षात होती है तो ये गंगानगर तक पहुंच जाती है। यदि बाढ़ की स्थिति आती है तो ये पाकिस्तान तक भी पहुंच जाती है, पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास। उसके बाद होता है, हम दूसरी पढ़ते हैं काकनी। 2 नदियां हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल, एक काकनी है और एक कातली है। तो काकनी और कातली दोनों अलग अलग हैं। काकनी नदी जो है वो जैसलमेर की है और जब कातली नदी हम पढ़ेंगे तो वो सीकर की है। दोनों अलग अलग। आप ये मत कंफ्यूज होना कि मैडम आपने तो एक ही बताया था, मैंने एक नहीं, मैं 2 बता रही हूँ, आपको अंतर भी बता रही हूँ कि काकनी नदी जो है, ये काकनी नदी तो कहाँ की है, जैसलमेर की है, और कातली नदी कहाँ की है, सीकर की है। तो इसकी क्या क्या है, काकनी नदी जो है इसमें क्या क्या चीज़ें इसकी फेमस हैं। पहली बात है जैसलमेर से ही निकलती है, जैसलमेर की एक झील है कोटारी झील, उसी से निकलती है जैसलमेर से ये, और 4-5 किलोमीटर चल के क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, वहाँ एक छोटी सी झील है, उस झील से निकलती है, थोड़ी दूर चलती है और वहाँ पे समाप्त हो जाती है काकनी नदी। और जब अधिक वर्षा आती है ये तो क्या होता है कि जैसलमेर में एक झील है भूत झील, जो आपसे बहुत बार पूछा भी जाएगा क्वेश्चन कि भूत झील कहाँ पे है, तो कहाँ पे है ये, जैसलमेर में। यानी जैसलमेर में है भूत झील, और ये भूत झील में जाकर जब तेज वर्षा होती है तो ये भूत झील में गिरती है। ठीक है, कोटरी झील से निकलती है और भूत झील में गिरती है। कब, जब बारिश तेज होती है। और इसे क्या, इसका दूसरे से हमने घग्गर नदी का देखा था, तो घग्गर नदी को हम कौन सी नदी बोलते हैं, घग्गर नदी को हम बोलते हैं मृत नदी, और वैसे ही हम काकनी को बोलते हैं मसूरदी नदी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका दूसरा नाम मसूरदी नदी भी है। यदि आपको काकनी की जगह मसूरदी दे दिया जाए तो सारी चीज़ें यही आएंगी। ठीक, आपको बोला जाए कि मसूरदी नदी तो वही आएगी, भूत झील में गिरती है, कोटरी झील से निकलती है, 4-5 किलोमीटर चलती है, अधिक वर्षा की स्थिति में आती है, कहाँ पे है, जैसलमेर में। ठीक है, तो यानी मसूरदी नदी और काकनी नदी दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। तीसरी जो हमारी अंतःप्रवाह की नदी है, यानी काकनी हमने पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे कातली। काकनी के साथ ही तुलनात्मक रूप से हम कातली पढ़ेंगे। काकनी यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो जैसलमेर में है और वो इधर पूर्व में है, तो सीकर में है। तो तीसरी हमारी नदी है कातली नदी। कातली नदी कहाँ से निकलती है, सीकर में एक पहाड़ी है खंडेला। ठीक है, खंडेला की पहाड़ियों से जो है कातली नदी निकलती है, जो सीकर में है। इसका बहाव क्षेत्र कहाँ है, इसका बहाव क्षेत्र सीकर से निकलकर झुंझुनू तक, और झुंझुनू को क्रॉस करके चूरू की सीमा पर एक जगह है नौरंगपुर, वहाँ पे जाके ये समाप्त हो जाती है। यानी नौरंगपुर में जाके ये क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है चूरू की सीमा पर। और इसका जो बहाव क्षेत्र है, कातली का बहाव क्षेत्र है, उस बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तोरावाटी। ध्यान रखना आप। ठीक, तोरावाटी जो है इसके बहाव क्षेत्र को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है।
दूसरे है एक हमारी सभ्यता थी ताम्रयुगीन सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता भी हमने पढ़ी थी। अब इसमें आ गई ताम्रयुगीन सभ्यता। पूछी जाती है कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता है, तो ताम्रयुगीन सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई है हमारे राजस्थान में? तो वो हुई है कहाँ पे? सीकर में। और सीकर में एक जगह है और उसका नाम भी है गणेश्वर सभ्यता। यानी गणेश्वर सभ्यता जो है वो कातली नदी के किनारे फली फूली है, और ये गणेश्वर जो है ये कहाँ पे है? सीकर में है। ठीक है। उसके बाद यानी इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है, कातली नदी जो है ये खंडेला की पहाड़ियों से सीकर से निकलती है। उसके बाद ये सीकर झुंझुनू में बहती है, चूरू की सीमा पे एक जगह है नौरंगढ़, उसमें जाके समाप्त हो जाती है। इसके बहाव जो क्षेत्र है उसको तोरावाटी कहा जाता है। और इसमें एक ताम्रयुगीन सभ्यता का भी डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, वो युगीन सभ्यता को कहा जाता है गणेश्वरम सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। और ये गणेश्वर सभ्यता यदि आपसे पूछा जाए मैचिंग के लिए तो सीकर में आता है। ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता बहुत बार पूछी जाती है, वैसे हम सभ्यताएं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने हर नदी के साथ आपको सभ्यता बताई है कि कौन कौन सी 3 सभ्यता मैं बता चुकी हूँ, और सभ्यता भी हमारी आएंगी, तो उनको हम नदियों के किनारे जो जो विकसित हुए हैं उन सारी सभ्यताओं का जो है हमें मालूम चल जाएगा। उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं साबी नदी, कि साबी नदी का क्या क्या होगा। तो साबी नदी में जो है, यानी हम चौथी नदी है ये हमारी साबी नदी। ये साबी नदी जो है वो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। सेवर की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे? तो जयपुर और सीकर की सीमा पर जो है वो सेवर की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो जयपुर और सीकर की पहाड़ियाँ जो हैं उनके बीच में सेवर की पहाड़ियाँ हैं, दोनों के जिलों के सीमा पर सेवर की पहाड़ियाँ। ये कहाँ कहाँ पर हैं, मतलब ये नदी कहाँ कहाँ जाती है? यानी सेवर से निकलकर, सेवर की पहाड़ियों से निकलकर ये कहाँ जाती है? सेवर की पहाड़ी से निकलकर जयपुर में, यानी जयपुर तो आएगा सेवर में। उसके बाद अलवर जाती हैं, और अलवर के कोटपुतली और बहुत सारे जो तहसील हैं उनको क्रॉस करती हुई और फिर ये कहाँ जाती है? ये हरियाणा में जाती है गुड़गांवा, और गुड़गांवा की एक तहसील है पटौदी, वहाँ जाकर ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो यदि हम इसको देखें तो ये है कि ये 2 जिलों, जो राज्यों में बहती है, एक राजस्थान में बहती है और एक हरियाणा में। तो राजस्थान और हरियाणा दोनों जिलों में ये जो नदी है ये बहती है। उसके बाद है कि इस पे एक प्राचीन सभ्यता स्थल भी है, जैसे हम प्राचीन सभ्यता स्थल करते आए हैं सब नदियों के, तो इसमें भी एक प्राचीन सभ्यता स्थल है। और वो कौन सा सभ्यता प्राचीन सभ्यता स्थल है? जोधपुरा। ठीक है। ये जोधपुरा प्राचीन सभ्यता स्थल है, जहाँ पे क्या है? ये जयपुर में है और यहाँ पे सभ्यता का विकास हुआ है। तो प्राचीन सभ्यता स्थल जोधपुरा जो है वो हमारी साबी नदी के किनारे ही है। उसके बाद साबी नदी के विषय में 1-2 फैक्ट और हैं कि ये अपनी विलास लीला के लिए जो है वो जानी जाती है, क्योंकि जब भी इसमें बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण आसपास के एरिया में क्या होता है? विनाश हो जाता है। तो ये अपनी विनाश लीला के लिए भी क्या होती है? जानी जाती है। उसके अलावा जो है इसकी एक सहायक नदी भी है, सोता नाला, जो वैसे तो एक नाले के रूप में होता है ये, तो सोता नाला इसकी क्या है? सहायक नदी है, यानी अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है। सोता नाला इसका जो है एक सहायक नदी है। उसके अलावा जो है जोधपुर एक प्राचीन सभ्यता स्थल है। सेवर जो है जयपुर अलवर, सेवर नदी सेवर से निकलती, सेवर की पहाड़ियों से, सेवर पहाड़ियाँ हैं बेटा ये, सेवर की पहाड़ियों से ये निकलती है और जयपुर अलवर हरियाणा का गुड़गांवा और पटौदी में जाकर ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये जगह है जहाँ से ये निकलती है और इसके कहाँ कहाँ बहती है, कौन सा प्राचीन स्थल है? ये हमारी थी साबी नदी। अब हम अगली नदी देते हैं रूपानगढ़। तो रूपानगढ़ जो है वो कहाँ से निकलती है? तो रूपानगढ़ निकलती है रिजर्व फॉरेस्ट, जो आपको बता चुके हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट से निकलती है, और रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है? नाग की पहाड़ियों, नाग की पहाड़ियों के पास है रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ से निकलती है अजमेर से, और यहाँ से निकलने के बाद ये सामर झील में गिर जाती है। उसके बाद आती है मेंथा नदी। मेंथा नदी जो है मेंथा नदी से सेवर, ठीक है, साबी सेवर और मैं से मेंथा। तो मेंथा नदी कहाँ से भी निकलती है? मनोहरपुरा की पहाड़ियों से। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जयपुर में हैं। और ये जयपुर में निकलकर फिर क्या होती है? जयपुर से बहकर ही सामर झील में गिर जाती है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है कि मेंथा और रूपानगढ़ दोनों के दोनों कहाँ जाती हैं? सामर झील में
जाती हैं। तो निकलती कहाँ से है? निकलती दोनों ही जयपुर से हैं। जयपुर से रूपानगढ़ जो है ये तो नाग की पहाड़ी सजमेर से निकलती है, और ये मेंथा जो है ये जयपुर से निकलती है, और दोनों निकल कर जाती कहाँ है? सामर झील में गिर जाती हैं। तो यानी मेंथा और रूपानगढ़ दोनों ही सामर झील में जाके समाप्त होती हैं। एक थी फिर बांडी नदी जो है, सामोद और ओलमोद जो है पहाड़ियाँ हैं जयपुर में, यहाँ से निकलते सामोद की पहाड़ियाँ, आपने सुना होगा यहाँ पे एक धार्मिक स्थल भी सामोद में। तो यहाँ से और आलमोद की पहाड़ियों से निकलकर जयपुर से और टोक में जाके मानसी नदी में क्या हो जाती है? ये मिल जाती है। तो ये थी हमारी आज अंतः प्रवाह की नदियाँ जो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद कल जो है हम अगला जो हमारा वीडियो होगा कल का, वो होगा राजस्थान की प्रमुख झीलें। जिस दिन हमने डायग्राम फर्स्ट में बनाया था तो नदी और झील का हमने बनाया था। तो झील कौन सी? 2 प्रकार की झीलें जो हम पढ़ेंगे कल, एक मीठे पानी की झील और एक खारे पानी की झील। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप देखें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।